वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो उसमें AAC 203 का जो कोड वाला पेपर होता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है। सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। और सेकंड पेपर है आपका AAC 204, उसमें आपको इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम समझेंगे AAC 203 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन इतिहास BA फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि प्राचीन इतिहास चौथा सेमेस्टर जो BA का है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? तो कौटिल्य है सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। कौटिल्य हैं किसके? सप्तांग। सप्तांग सिद्धांत कौन से होते हैं? राज्य के एक प्रकार से चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांतों की बात करी जाती है, ठीक है। यानी राज्य के 7 अंग होते हैं, उन्हीं के एक प्रकार से इशारों पर जो है राज्य चलता है। वो सप्तांग सिद्धांत जो है किसने बताया था? कौटिल्य महोदय ने बताया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में पहला आपका जो होता था वो होता था स्वामी, ठीक है। स्वामी सप्तांग का एक प्रकार से प्रथम होता था, यानी स्वामी मतलब राजा, ठीक है। दूसरा जो होता था वो था अमात्य, ठीक है। तीसरा होता था जनमत। अमात्य माने होता था मंत्री, ठीक है। स्वामी पहला, दूसरा अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, मिनिस्टर जिसको आप बोलते हैं। तीसरा आपका होता था जनपद। जनपद का मतलब होता है साम्राज्य या भूमि, ठीक है, किंगडम जिसको बोलते हैं। चौथा राज्य का जो अंग होता है सप्तांग सिद्धांतों में जो कौटिल्य ने बताया, चौथा था वो दुर्ग। दुर्ग माने होता है किला या फोर्ट जिसको आप बोलते हैं। पांचवा जो सिद्धांत है वो है आपका कोष। कोष माने होता है खजाना, यानी कि जिसमें रुपया पैसा रखा जाता है। छठा होता था आपका दंड। दंड मतलब कि राज्य में जैसे कोई अगर गलत काम करे तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान, यानी न्याय, ठीक है। तो जुडिशरी जिसको आप बोलते थे, सैन्य और न्याय यानी आर्मी और जुडिशरी जो थी वो भी रखनी पड़ती थी। इसके अलावा मित्र, ठीक है। सातवां जो तो होता था मित्र। मित्र माने दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से 7 अंग जो है राज्य के बताए थे किसने? सप्तांग सिद्धांत दिया किसने? अरस्तु ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राज्य रूपी शरीर की आत्मा एक प्रकार से स्वीकार की है भंडारकर महोदय ने। भंडारकर महोदय ने राज्य रूपी शरीर की आत्मा स्वीकारा है, और कहा राजा ना तो किसी मतलब कि स्वामी को, राजा को एक प्रकार से आत्मा बताया है राज्य की, कि अगर राजा नहीं है तो राज्य एकदम से वो हो जाता है, खत्म सा। अगला प्रश्न, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह मंडल कहलाता था? कितने राज्यों का समूह मंडल कहलाता था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कितने समूह का प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त पूछा गया है कि कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह एक मंडल कहलाता था? तो 12 राज्यों के समूह को एक मंडल कहते थे कौटिल्य के समय में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अब अधिकरणों की संख्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? तो कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो लगभग 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र की शैली कैसी है? तो गद्यात्मक और पद्मात्मक मतलब कि पद्यात्मक दोनों तरीके से ये लिखी गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कौटिल्य ने 60 गुण नीति के कितने लक्षण बताए हैं? तो कौटिल्य ने 6 नीतियों के बारे में बताया है। तो 60 गुण नीति जो कौटिल्य ने बताई है उसके कितने लक्षण बताए हैं? प्रश्न ये पूछा गया है। तो कितने लक्षण बताएं भैया? जो कौटिल्य का एक प्रकार से, एक तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, और एक एक प्रकार से इनका जो है 60 गुण सिद्धांत है, यानी कि 6 गुणों को के बारे में इन्होंने जो बताया है वो भी एक प्रकार से बड़ा फेमस रहा है, ठीक है। और 12 एक प्रकार से बताया कि भाई 12 राज्यों का जो मंडल होता है, 12 राज्यों को मिलाने के बाद में जो समूह होता है उसको एक मंडल कहते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर 60 गुण नीति का मतलब होता है 6 नीतियां। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य कैसा था? मौर्य साम्राज्य कैसा था भैया? मौर्य साम्राज्य जो था वो केंद्रीकृत था, मतलब कि ये एक प्रकार से एक सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ पर था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, बताएं? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है वो कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में जो पड़ता है वहीं से लिया गया। सारनाथ आपका बनारस में पड़ता है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ था? मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था की अगर बात की तो कितने भागों में बटा था? तो मौर्यकालीन जो एक प्रकार से प्रशासन व्यवस्था थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 275 मतलब ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक शासन किया श्री गुप्त ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मौर्यकालीन प्रशासन में जो 5 भाग थे वो कौन कौन से थे? प्रश्न ये भी अगर आपसे पूछे तो 5 भाग कौन से थे? पहला था आपका कंबोज, दूसरा था गंधार, तीसरा था कश्मीर, चौथा था अफगानिस्तान और पांचवा था पंजाब। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत हुआ करते थे? तो गुप्त लोग जो थे कुषाणों के सामंत थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा मतलब कि महाधिराज की उपाधि धारण करी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करी थी? तो चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण करी थी। 319 से 333 ईस्वी तक शासन करता है चंद्रगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी मतलब सॉरी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी भाई? तो इसकी दरबारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी गुप्त काल की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज किसको कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। किस गुप्त शासक को कविराज कहते हैं? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये अच्छा बीणा वादक भी था जो है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को मानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन केंद्रीय शासन में सारी शक्ति किसके पास निहित रहती थी? तो सारी शक्तियां गुप्त काल में जो एक प्रकार से निहित होती थी, किसमें निहित होती थी? राजा में निहित होती थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित थे। देखें तो ये इसमें जो जो है रणमांडागरिक जो थे, ठीक है, रणमांड नागरिक जो थे मतलब कि रणमांड नागरिक, ये जो थे एक प्रकार से गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होता था। राजा बनने के लिए सबसे बड़ा यज्ञ किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से ये एक प्रकार से बहुत बड़ा यज्ञ होता था। राजा बनने के लिए ये यज्ञ करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भगवान राम ने भी इस यज्ञ को किया था। अगला प्रश्न, शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित ज्ञान की शाखा का क्या नाम है? तो शुक्र ये भी विद्वान है। तो शुक्र के अनुसार राज्य तथा शासन से संबंधित शाखा की मतलब कि संबंधित ज्ञान की शाखा का क्या नाम है? उसका नाम है नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग जो है इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास। अच्छा बताइए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था भैया? विष्णुगुप्त कौटिल्य का वास्तविक नाम था। चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है, वैसे विष्णुगुप्त इनका नाम था, चाणक्य जो है इनको कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है इनमें से? तो गांधीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा इनमें से? आर्थिक सिद्धांत पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था? तो आर्थिक सिद्धांत की अगर बात करें तो पंचायती राज जो व्यवस्था थी एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं पे थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? राज्य प्रशासन से संबंधित कौन सी इकाई थी? जनपद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का जो सामान्य रूप था वो था राजतंत्र, ठीक है, मोनार्की हुआ करती थी। ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का क्या अर्थ होता है? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का मतलब होता है क्या? परंपरा और विधि, समग्र संबंध,
कर्तव्य या फिर ये सभी। तो परंपरा और विधि ये धर्म का मतलब होता है। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार परंपरा और विधि जो है यही करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता है इनमें से? देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति के विषय से संबंधित हैं, जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में मिलते हैं। जबकि शक्ति का सिद्धांत नहीं मिलता है, ठीक है, शक्ति का सिद्धांत नहीं मिलता है। पांच कुल मिलाकर के 4-5 सिद्धांत हुए जिसके कारण से उत्पन्न हुआ है राज्य। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की अगर बात की जाए, सबसे पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बाद में है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, फिर आता है युद्ध मूलक आवश्यकता का सिद्धांत, उसके बाद में विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें तो महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक भी मिलता है कि नैवम राज्यम न राजा सीन दंडो न चा दंडिका धमयनेयो जा सर्वा रदंती चा परस्परम, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है, तो ये तो दो हो ही गया। इसके अलावा जो अगला है आपका युद्ध मूलक आवश्यकता का सिद्धांत, इसको शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ये एक प्रकार से अपने भारत की सिद्धांतों में शामिल नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विकासवादी सिद्धांत एक प्रकार से ये शामिल हो सकता है। विकासवादी सिद्धांत वैसे ज़्यादा फेमस भी रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक रहा है जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत तो लाक रूसो हाब्स इन लोगों ने दिया है, ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सर्वत्र राजा के दृढ़ अस्थायित्व पर बल दिया है और उसे देवता के समान माना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जैन ग्रंथकार हैं जिनसेन, उन्होंने जो है उनके अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभनाथ, उन्होंने समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना हेतु राजा और अधिकारी नियुक्त किए। रामायण के आप अयोध्या कांड में देखेंगे तो राजा से रिलेटेड वर्णन मिलेगा। राजा दशरथ ने राम को युवराज पद सामंतों, नागरिकों और ग्रामीणों की सभा में उनकी सहमति से दिया था। तो राज्य के एक प्रकार से कई मतलब 4 प्रकार मिलते थे प्राचीन काल में। एक संघ होता था यानी गणराज्य जिसको बोलते थे, एक दूसरा होता था नगर राज्य, तीसरा होता था द्वय राज्य और चौथा होता था संयुक्त राज्य। ये 4 प्रकार के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शक्ति का सिद्धांत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो किससे संबंधित है भैया? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसकी अगर बात की जाए तो मंडल संस्कृत भाषा का शब्द है। ये प्रश्न आप परीक्षा में पूछा सकता है। मंडल का मतलब होता है घेरा। अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में भारत की जो प्राचीन मतलब की प्राचीन कालीन विदेश नीति है उसका वर्णन कौटिल्य करते हैं मंडल सिद्धांत के नाम से। मंडल सिद्धांत में क्या होता है? मंडल सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें 12 राजाओं के मंडल यानी घेरे में राजमंडल के मित्र शत्रु के मित्र के आधार पर वैदेशिक संबंधों के बारे में कौटिल्य बताते हैं। मंडल सिद्धांत में मुख्य रूप से कई प्रकार के राज्य होते हैं, जिनमें से खास करके मंडल सिद्धांत में जो अग्रभाग के राजा होते हैं उनमें आप देखेंगे 12 जो एक प्रकार से घेरे मतलब 12 राज्यों के घेरे में आपका घेरा होता है राजा का। उसमें जो आपका पहला होता है वो होता है अग्रभाग, दूसरा होता है पश्च भाग और तीसरा होता है अन्य भाग। तो अग्रभाग में 6 राज्य आते हैं, जिनमें से पहला होता है बिजिगिसु राज्य, दूसरा होता है अरि राज्य यानी दुश्मन राज्य, तीसरा होता है मित्र राज्य, चौथा होता है अरि मित्र राज्य, पांचवा होता है मित्र मित्र राज्य, छठा होता है अरि मित्र राज्य। पार्श्व भाग में आप देखते हैं इसके अलावा जो है पारसीग्राह, आक्रांद, पारसीग्राह सार, आक्रांद सार और अन्य राज्यों में उदासीन और मध्यम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे जो है। अच्छा, सबसे केंद्र में कौन सा राज्य होता है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में? तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत मतलब एक घेरा आप मान लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मध्यम राज्य होता है वो सबसे जो मध्य में राज्य होता है कौन सा राज्य होता है? वो आपका बिजिगिसु राज्य, ये हो गया सबसे बीच वाला बिजिगिसु राज्य होता है। फिर इसके ऊपर अगर एक हम घेरा बनाए तो चारों तरफ से घेरे होता है कौन सा? अरिराज्य, ठीक है। अरिराज्य आपका मान लेते हैं ऊपर हो गया अरिराज्य, यहाँ पर अरिराज्य होता है।
और नीचे आप यहाँ पर जो है जो है पाशनिग्रह राज्य मान सकते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप देखते हैं फिर दूसरा घेरा बना करके आप यहाँ पर मित्र राज्य होता है अरि के ऊपर, फिर मित्र के ऊपर अरिमित्र होता है, यानी कि जो आपके दुश्मन का मित्र होता है, फिर मित्र का मित्र होता है आपके मित्र वाला राज्य, फिर आपका मित्र अरिमित्र मित्र होता है, यानी कि जो आपके शत्रु का शत्रु, ठीक है, मतलब कि आपके दुश्मन का मित्र होता है और फिर मित्र होता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें मंडल सिद्धांत में मुख्य रूप से 4 मंडल के बारे में उन्होंने बताया। 4 मंडल में पहला मंडल था प्रथम मंडल, जिसमें बिजिगीषु राज मित्र राष्ट्र और मित्र मित्र राष्ट्र शामिल थे, ठीक है। द्वितीय मंडल में बिजिगीषु का शत्रु और शत्रु का मित्र और शत्रु मित्र मित्र शामिल थे। तृतीय मंडल में आप देखेंगे मध्यम मित्र और मध्यम मित्र मित्र शामिल थे। चतुर्थ मंडल में उदासीन मित्र और उदासीन मित्र मित्र शामिल थे। तो इस तरीके से मंडल सिद्धांत था। वैसे मंडल सिद्धांत जो था किससे संबंधित है, तो ये विदेश नीति से संबंधित है। मंडल सिद्धांत किससे है भैया, मंडल सिद्धांत की अगर बात की जाए तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है विदेश नीति से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है। तो वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध धन के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा मंडल का अंग नहीं है। तो सामंत जो है मंडल का अंग नहीं होता है, मित्र बिजिगीषु और अरि होता है। अरि माने दुश्मन राज्य, ठीक है, मित्र माने मित्र राज्य और बिजिगीषु राज्य जो होता है उसके बारे में अगर बताऊं तो बिजिगीषु राज्य जो होता है, बिजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला, जो विजय की इच्छा रखने वाला राज्य होता है उसको बिजिगीषु कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब राजा का पड़ोसी उसका प्रकृति शत्रु है, उसका प्रकृति शत्रु है और पड़ोसी का पड़ोसी राजा मित्र होता है। मिलाकर के बिजिगीषु मंडल जो है एक प्रकार से विजय की कामना करने वाले राजा जो होते हैं, राज्य होता है, उसी को बिजिगीषु राज कहते हैं, जो हमेशा चढ़ाई करने को देखता हो, अपने राज्य विस्तार की सोचता हो। अगला प्रश्न है, यह किस महाकाव्य में कहा गया है कि यदि जो है दंड धारक राजा पृथ्वी पर ना हो तो सबल निर्बल का भक्षण उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से जल में बड़ी मछली छोटी मछली का भक्षण करती है। ये महाभारत में कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता है जिसका अर्थ क्या होता है। तो वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहते हैं जिसका मतलब होता है मवेशियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। तो वैदिक काल में राजा से जो कर लोग वसूल करते थे उसको बलि बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव जीवन का सबसे प्रथम आश्रम। आश्रम व्यवस्था से लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। तो मानव जीवन का जो सबसे प्रथम आश्रम है वो कौन सा है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। आश्रम व्यवस्था की अगर बात की तो 100 वर्ष की एक प्रकार से सीमा मान करके 4 आश्रम बांटे गए हैं। कितने आश्रम होते हैं, 4 आश्रम। कौन कौन से, पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो समय सीमा होती है 0 से लेकर के 25 वर्ष तक होती है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम की समय सीमा जो होती है 25 साल से लेकर के 50 वर्ष तक होती है। वानप्रस्थ की 50 साल से लेकर के 75 वर्ष तक होती है, ठीक है। और संन्यास की 75 से जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ब्रह्मचर्य को माना गया है। मतलब ये एक प्रकार से 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम की अगर बात की जाए तो ये चारों आश्रम जीवन के एक पड़ाव के रूप में देखे जाते हैं। इन्हीं चारों आश्रम में अलग अलग प्रकार से व्यक्ति काम करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये 4 आश्रम जो हैं इनकी अगर बारे में आपको बताऊं तो जो आपका पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसमें विद्या अध्ययन व्यक्ति करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपना जो है शादी ब्याह करता है और परिवार पालता है। और जो आपका वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ माने होता है जंगल के ओर प्रस्थान करना, तो व्यक्ति इसमें अपने जीवन के अनुभव को बांटने के लिए जंगल में निकलता है और एक प्रकार से ये होता है वानप्रस्थ, ठीक है, शिक्षा देता है लोगों को। संन्यास आश्रम भगवान का भाव भजन और ये सब करना, ठीक है। तो ये 4 आश्रम है। तो जो सबसे पहला आश्रम है मानव जीवन का प्रथम आश्रम वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर आपसे पूछे कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, सबसे उच्च आश्रम कौन सा माना जाता है, तो सबसे उच्च आश्रम माना जाता है आपका गृहस्थ आश्रम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तो इसका बी ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन मतलब आश्रम कौन है, तो गृहस्थ आश्रम। इस प्रश्न का होगा ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे प्रथम आश्रम जो है। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा है 25 वर्ष की, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य क्या होता है। तो मनुष्य के जीवन का अंतिम और परम और चरम लक्ष्य जो होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति।
अच्छा ये बताएं, जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। पहला होता है पुरुषार्थ धर्म, दूसरा होता है आपका अर्थ, तीसरा होता है आपका काम, और चौथा पुरुषार्थ होता है आपका कौन सा? चौथा पुरुषार्थ तो आपका होता है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष का मतलब होता है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। तो यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। धर्म माने होता है धारण करना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, काम मतलब होता है जीवन की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करना। अर्थ माने रुपया पैसा, फाइनेंशियली मजबूत होना। तो ये सब एक प्रकार से आपका 4 आश्रम है। इन 3 यानी धर्म, अर्थ और काम, अगर इन तीनों को आपस में सामंजस्य आप बैठा पाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। जीवन काल की प्रारंभिक शिक्षा किस आश्रम में दी जाती थी? जीवन काल की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गृहस्थ आश्रम, सॉरी, ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, डी ऑप्शन। ठीक है, 4 आश्रम में सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है? तो संन्यास आश्रम सबसे अंतिम आश्रम है। ओके, संन्यास आश्रम जो है वो सबसे अंतिम आश्रम माना जाता है। क्लियर, सबसे अंतिम आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आश्रम में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है? किस आश्रम में व्यक्ति जो होता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है? तो वो होता है गृहस्थ आश्रम में, बच्चे के साथ और पत्नी के साथ रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस आश्रम में उपनयन संस्कार की क्रिया होती है? उपनयन संस्कार की क्रिया जो होती है ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हो जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही एक प्रकार से यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयु समग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तो यज्ञोपवीत जो होता है वो उसी में हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। कब हो जाता है यज्ञोपवीत भैया? यज्ञोपवीत आपका हो जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में ही। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सगे भाई बहन को क्या कहते हैं? तो सगे भाई बहन को बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोनोगेमी यानी एक पत्नित्व विवाह में कौन शादी करता है? तो एक पत्नित्व विवाह में जो शादी करता है एक महिला और एक पुरुष करते हैं। ठीक है, बहुपत्नित्व विवाह में कई पत्नियां होती हैं एक पुरुष के, और बहुपत विवाह में एक पत्नी के मतलब एक औरत के कई पति होते हैं। अगला प्रश्न, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। यह परिभाषा संबंधित है। यह परिभाषा लूसी मेयर ने दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। यह संबंधित है। तो विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। यह किसने कहा था? या बोगाडर्स ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यौन संतुष्टि विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और संतानों का पालन पोषण करना, ये तीनों उद्देश्य विवाह के ही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो एक विवाह को ही विवाह का वास्तविक रूप माना जाता है, ये वेस्टरमार्क ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन। भ्रातृक बहुपद विवाह भारत में किस जनजाति में पाया जाता है? तो भ्रातृक बहुपद विवाह जो होता है भारत में किस जनजाति में पाया जाता है भैया? तो टोडा, खस और कोटा जनजाति में पाया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछते रहते हैं। वेदों से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछा आता है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो आप लोग उसको बताने का प्रयास करेंगे। मैं बताऊंगा। गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने गुण होते हैं? 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला गुण होता है सतगुण, दूसरा होता है आपका रजगुण, और तीसरा होता है आपका तम गुण। तीन गुण होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, पूछेगा। ब्राह्मण का जो गुण होता है उसको बोलते हैं सतोगुण। ठीक है, क्षत्रिय का गुण होता है जो उसको बोलते हैं रजोगुण, और वैश्य का गुण जो होता है उसको बोलते हैं रजोगुण। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कितने लोगों में बटी हुई थी? वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताएं, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को चारों वर्णों का क्या कहा है? कर्ता और विनाशक, यानी कि चारों वर्ण जो हैं वो उसको बनाने वाला मैं हूँ और उसका विनाशक भी मैं हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पुराणों में ब्रह्मा की जगह विष्णु को वर्ण व्यवस्था का जनक बताया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हम शूद्र वर्ण का जो है सर्वप्रथम उल्लेख पाते हैं, और शूद्र का कार्य उच्च वर्णों की सेवा करना एक प्रकार से उसमें बताया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जाति शब्द की उत्पत्ति जन से हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के लिए बढ़िया प्रश्न है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपके आते रहते हैं। ओके, अच्छा बताएं, गौतम सूत्र में ब्राह्मण को 6 प्रकार से दंडों के बारे में, मतलब दंड से छुटकारा दिया गया था। कौन कौन से? शारीरिक यातना ब्राह्मणों को नहीं दी जाती थी गुप्त काल में। कारावास नहीं करा जाता था ब्राह्मण को। जुर्माना की सजा नहीं होती थी। देश निष्कासन नहीं किया जाता था ब्राह्मणों का।
अपमान नहीं करते थे, मृत्युदंड भी ब्राह्मणों को नहीं मिलता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गुप्त शासन व्यवस्था थी कैसी थी भाई? गुप्त शासन व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? वो थी राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्त शासन व्यवस्था क्या थी? गुप्त शासन व्यवस्था जो थी वो विकेंद्रीकृत सत्ता थी या केंद्रीकृत सत्ता थी? तो गुप्त शासन व्यवस्था कैसी सत्ता थी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गुप्त शासन व्यवस्था जो थी कैसी सत्ता थी? केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गुप्तकालीन जो सत्ता थी वो कैसी थी? बताएं फटाफट से। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो था वो केंद्रीकृत था, लेकिन गुप्त साम्राज्य जो था वो विकेंद्रीकृत था। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकृत सत्ता थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कितने भागों में बटी हुई थी? 4 भागों में बटी हुई थी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी कौन कौन सी? गुप्तकालीन समस्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो थी, प्रांतीय शासन, केंद्रीय शासन और जिले का शासन, इनमें बटी हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट क्या करते थे? ए ऑप्शन गुप्त काल में। अभिलेखों में सचिव या मंत्री का राजा की कौन सी आंख माना गया है? अभिलेखों में सचिव या मंत्री को राजा की तीसरी आंख माना गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के सीमाओं के विस्तार के कारण से प्रांतों में विभक्त था, जिसे कहा जाता था, बताएं। उसको मुक्ति बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रांतीय शासक की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती थी? प्रांतीय शासक की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। प्रांतीय शासकों को अन्य किस नाम से जानते थे? तो उनको गोप्य जो है गोप्य, और इसके अलावा ऊपरी महाराज, भोगिक, इन सभी नाम से जानते थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्रश्न अब अगला है कि गुप्त शासकों के प्रमुख परामर्शदाता को क्या कहा जाता था? तो उनको बोलते थे कुमारमात्य। ठीक है, कुमारामात्य, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे आते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत का प्रमाण जो मिला है कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ, हरियाणा में पड़ता है, हिसार से। अगला, हिसार नाम का एक जिला है हरियाणा में, तो वहीं पर बनावली पड़ता है, वहीं से प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा, गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कच्छ में पड़ता है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो किया सबसे पहले भारत में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं प्राप्त हुए हैं? किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा, हाथी, टाइगर के मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को कुम्हारों के चाक की जानकारी नहीं थी। सॉरी, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी इनमें से? देखिए, लोहे का भी ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं? धान की भूसी के प्रमाण जो मिले हैं वो रंगपुर से मिले हैं, गुजरात, काठियावाड़ से। अगला प्रश्न है, मुनक नहर जो है वो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के किस जिले में से निकलती है? तो करनाल जिले से निकलती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वैदिक काल में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ थे? तो पशुपालन, उद्योग, कृषि, वाणिज्य और व्यापार सब थे। डी ऑप्शन। मौर्य काल में प्रधानता थी किसकी? कृषि की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। आपसे पूछेगा महाभारत किसने लिखा है, तो आप बताएंगे वेद व्यास जी ने लिखा है। आपसे पूछेगा जो है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, मेघदूतम किसने लिखा, तो आप बताएंगे कालिदास ने लिखा है। ठीक है, मेघदूतम के रचयिता कालिदास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और वाल्मीकि ने क्या लिखा है, रामायण लिखा है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका प्रश्न हो गया लगभग। तो इतना एक प्रकार से अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।